तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन कैसा लाइफ प्रोसेस है जो कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूएशन को कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस विच हेल्प द स्पीशीज टू कंटिन्यू इट्स जनरेशन। ओके, मतलब कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से हमारी जो स्पीशीज है वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है फॉरवर्ड। रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस। Write down in your notebooks. Reproduction is a life process which helps the species to continue its generations. To continue its generation. उसके अलावा हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं टू मेक द प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी क्या होती है? अब हमारे पास अलग अलग टर्म्स आते हैं जो कि हम रिप्रोडक्शन के टर्म चैप्टर में हम यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रोजेनी, सेकेंड वन इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? थर्ड इज यंग वंस, हमारे पास एक टर्म आती है जो कि हम यूज करेंगे, यंग वंस। एंड द फोर्थ वन इज डॉटर सेल्स। द फोर्थ वंस इज डॉटर सेल्स। ये चार टर्म्स हम मेजरली यूज करेंगे, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, यंग वंस, डॉटर सेल्स। ये हम किसके टर्म चीज में यूज करेंगे, किसके रेफरेंस में यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे रिप्रोडक्शन में। जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जो नई सेल्स बनती हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उनको हम बोलते हैं प्रोजेनी बोल सकते हैं, या फिर हम ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, या यंग वंस, या फिर डॉटर सेल्स हम यूज करते हैं। डॉटर सेल्स जो है वो जनरली यूज करते हैं इन टाइम्स ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और यंग वंस हम यूज करते हैं इन केस ऑफ जनरली एनिमल्स के केस में, और प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग हम जनरली हम यूज कर लेते हैं हम प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो ये हम हमारी मेजर टर्म्स हम यूज करते हैं। अब रिप्रोडक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है हमारे पास? लाइफ स्पैन इज अ टाइम पीरियड। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन एक टाइम पीरियड है। इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन बर्थ टू डेथ। लाइफ स्पैन एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि जिंदा रहने से और मौत के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। या फिर हम बोल सकते हैं हमारी एज। जैसे कोई पूछता है व्हाट इज योर एज, कोई बच्चा कहेगा माई एज इज 14 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब अभी तक का उसका लाइफ स्पैन क्या है? 14 ईयर्स उसकी एज हुई है। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का एवरेज लाइफ स्पैन है 80 ईयर्स, तो लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 80 ईयर्स। ओके, अब एक टर्म आते हैं लाइफ स्पैन। अब आप बोलोगे कि ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा है, और अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है या मतलब कि साइज में बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड, लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लीजिए क्रो का। क्रो मतलब कौवा, पता होगा ना। फिर हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हमारा पैरट का। क्या क्रो और पैरट दोनों का साइज सेम है? दोनों बर्ड से बिलोंग करते हैं, दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली हम सेम बोल सकते हैं। लेकिन क्रो की अगर हम एज की बात करें, क्रो का लाइफ स्पैन है हमारे पास 15 ईयर्स, और हमारे पास पैरट जो है, पैरट का लाइफ स्पैन है हमारे पास 40 to 70 ईयर्स। There is a huge difference between the lifespan of crow and parrot, and that is the reason why we say the lifespan of an organism is not related to the size of the organism. इसका हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास एलिफेंट लीजिए आप। एलिफेंट
is very large in size, and tortoise. Tortoise is very small in size as compared to elephant size. Elephant का हमारे पास लाइफ स्पेन आता है अप्रॉक्स 70 years, और हमारे पास वहीं tortoise का लाइफ स्पेन आता है अप्रॉक्स 100 to 150 years. Can you believe it? एलिफेंट जो कि साइज में इतना बड़ा है फिर भी उसका लाइफ स्पेन क्या है 70 years है, और टॉर्टोइस जो कि हमारे पास एलिफेंट के साइज कंपैरिजन में बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है और उसका लाइफ स्पेन हमारे पास आता है 100 to अप्रॉक्स 150 years, इवन वे मोर देन वी ह्यूमन बीइंग्स लिव. तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइफ स्पेन जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है डाइवर्सिटी. हम रहते हैं अर्थ पे और अर्थ हैज ए ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. वी हैव वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल बैक्टीरिया टू द लार्ज एनिमल्स सच एज एलिफेंट और शार्क. ठीक है, तो हमारे पास वेराइटी है, डाइवर्सिटी है फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट. अब आप क्या सोचोगे, दोनों का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या सेम होगा? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या दोनों ऑर्गेनिज्म सेम तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे? क्या दोनों सेम तरह से अपनी प्रोजेनी बनाएंगे? क्या सेम तरीके से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इतनी डाइवर्स होने के बाद भी सेम करें? ऑफ कोर्स नॉट. तो इसीलिए हमारे पास आते हैं डिफरेंट मोड्स, हमारे पास आते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी इतनी है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक अलग अलग तरीका होगा. जैसे कि किसी टीचर का काम करने का या पढ़ाने का तरीका एक होता है, किसी टीचर का या किसी भी बच्चे का पढ़ने का और सिखाने का, सीखने का, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल तरीका है. वैसे ही हर एक इंडिविजुअल स्पीशीज का रिप्रोड्यूस करने का अपना अलग एक तरीका है. ठीक है, उसी तरीके को हम बोलते हैं मोड. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अब हमारे पास आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम मेजरली दो भागों में डिवाइड कर देते हैं. वी डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज बीइंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड पार्ट बीइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब नाम से ही समझ आ रहा है आपको असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ये तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में, हमारी जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस हैं. फिर भी एक बार देख लेते हैं. असेक्सुअल में क्या होता है, हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, two parents of opposite sex are involved. हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, नो गैमीट फॉर्मेशन. जब सिंगल पेरेंट है तो गैमीट्स बनेंगे ही नहीं. लेकिन हमारे पास जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, गैमीट्स फॉर्म होते हैं. सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गैमीट्स प्रोडक्शन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसमें गैमीट्स जब बनेंगे तो फ्यूज कहाँ से होंगे, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस हैं. अब असेक्सुअल में अगर एग्जाम्पल की बात करें हम कि एग्जाम्पल किस किस में होता है, असेक्सुअल जनरली होता है हमारे पास यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है. एग्जाम्पल हम में ले लीजिए ह्यूमन बीइंग्स. कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में भी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो भी हम आने वाली फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन प्लांट्स और किन किन एनिमल्स में होता है.
तो ये है हमारा मेजर डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डायग्राम हमारे पास है बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास यीस्ट का। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं एक टर्म की जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यूज होती है। दैट टर्म इज नोन एज क्लोन। सुना है किसी ने? क्लोन्स। व्हाट आर क्लोन्स? क्लोन्स क्या होते हैं? जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि एक ही हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा जिससे कि हमारे यंग वंस बनेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, यंग वंस बनेंगे और डॉटर सेल्स, जो कि हमने कहा था डॉटर सेल्स यूज होती हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते वक्त हम यूज करते हैं डॉटर सेल्स। और जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा लोअर ऑर्गेनिजम्स में, तो हमारा असेक्सुअल में हमारे क्या बनते हैं, हमारी डॉटर सेल्स बनती है। तो जब एक पेरेंट इन्वॉल्व है, हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट होगा, वही रिप्रोड्यूस करके अपनी फ्यूचर जनरेशंस बनाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। उन्हीं सिमिलर यंग वंस को हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। तो क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स होते हैं हमारे पास जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि एक सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास है नहीं। और हमारे पास क्या होगा, वो क्या होंगे, क्लोन्स जो होंगे वो होंगे मोर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो क्लोन्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are byproduct of asexual reproduction, those young ones which are genetically and morphologically similar। तो क्लोन्स जो होंगे वो होंगे जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, उनको हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं क्लोन्स। ठीक है, अब हम आते हैं असेक्सुअल। अब ये तो हमने क्या था, तरीके थे रिप्रोडक्शन के, मेजरली तरीके थे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब असेक्सुअल में भी हमारे पास क्या आते हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग अलग वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं जिससे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा बाइनरी फिजन। हमारा फर्स्ट मेथड इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फ्यूजन से समझ आ रहा होगा आपको। फ्यूजन क्या होता है, दो गैमीट, जिसकी गैमीट फ्यूजन की हमने बात की, जिसकी हमने बोला फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन मतलब दो गैमीट्स हैं, दोनों गैमीट्स मिलके फ्यूज हो गए, दिस इज फ्यूजन। अब अगर आप इसका अपोजिट कर दीजिए, एक है और इसने दो प्रोडक्ट्स को बनाया, दिस इज फिजन। तो फिजन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ asexual reproduction, fusion takes place in case of asexual reproduction and fusion takes place in case of sexual reproduction। ठीक है, तो ये हमारा मतलब होता है फिजन का। तो बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब समझ आया, बाइनरी, बाई मतलब टू, जहां पे भी बाई, यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। तो सिंपली हमें मतलब समझ आता है बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, कि कोई एक चीज होगी जो कि टूट के दो हिस्सों में हो जाएगी, उसका मतलब आता है हमारे पास बाइनरी फिजन। इट्स वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग। बाइनरी फिजन में हमारे पास अब क्या होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड करेगा टू सेल्स में, फिर वो क्या करेगा, वो ग्रो एंड मैच्योर करेगा इनटू इंडिविजुअल यंग वंस। अब हम पे आते हैं, इसमें दो स्पेशल केस आते हैं इन केस ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, एक सेल थी हमारे पास जो कि डिवाइड हुई, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजन, और डिवाइड करके उसने बनाया हमारे पास दो यंग वंस, जो कि फिर क्या हुए, मैच्योर हो गए इनटू इंडिविजुअल यंग वंस। दिस इज बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में हमारे पास दो केस आते हैं, अनइक्वल डिवीजन और इक्वल डिवीजन। ये जो डिवीजन होता है, एक सेल का दो हिस्सों में टूटना, ये हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये दो सेल्स हैं जो टूटी हैं, यानी कि बाइनरी फिजन हुआ है इसमें, ये इक्वल हुआ है। ये अनइक्वल भी हो सकता है,
तो हमारे पास 2 स्पेशल केसेस आते हैं बाइनरी फिजन के. फर्स्ट वन इज अनइक्वल डिवीजन एंड द सेकंड वन इज इक्वल डिवीजन. अब इक्वल डिवीजन जो है, इक्वल डिवीजन का हमारे पास केस है अमीबा का. अमीबा, ठीक है. दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ओनली, यू कैन रेफर इट ऑन योर बुक, ठीक है. अब पेरेंट सेल है हमारे पास, ये हमारे पास अमीबा का डायग्राम है. लेट मी इरेज दिस फॉर वंस. ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेल है. अब क्या करेगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है. पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स व्हिच गिव राइजेस टू 2 डॉटर सेल्स. और ये क्या है, ये जो डिवाइड किया है इक्वल पोर्शंस हैं. ये नहीं है कि एक छोटा या एक बड़ा है. दीज 2 आर इक्वल पोर्शंस, सो दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ इक्वल डिवीजन. इक्वल डिवीजन में हम हमारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमीबा का. और हमारे पास अनइक्वल डिवीजन में एग्जाम्पल आता है यीस्ट का, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है यीस्ट का. ये नीचे जो डायग्राम दे रखा है आपको, ये है यीस्ट सेल का. अब ये देखिए, दिस इज अ यीस्ट सेल, दिस इज द पेरेंट सेल, दिस इज द न्यूक्लियस. अ स्मॉल बड लाइक फॉर्मेशन अकर्स, दिस इज नोन एज बड, ठीक है. एक छोटा सा बड निकलेगा. जब बड बना, ये जो न्यूक्लियस है, ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है ये 2 हिस्सों में टूटा. वन न्यूक्लियस जो हमारी जो पेरेंट सेल थी उसमें रहा, जो बड बना एक न्यूक्लियस उस बड में चला गया. स्लोली स्लोली दिस बड डिटैचेस इटसेल्फ. ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन थी, ये आउटर मेम्ब्रेन बनी, ये हमारा बड बन गया. और इसके फर्दर प्रोसेस क्या होगा, ये हमारे पास एक सेल बन जाएगी. और दिस बड, दिस विल ग्रो एंड मैच्योर इनटू अ यंग पेरेंट यीस्ट सेल. ये हमारे पास बन जाएगा. ये इसका न्यूक्लियस आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे डॉटर सेल का न्यूक्लियस आएगा. ये हमारी क्या थी, पेरेंट सेल थी. इससे हमारा बड बना और ये हमारी क्या बन गई, यहाँ बन गई ये हमारी डॉटर सेल. आया समझ आपको. बाइनरी फिजन में 2 पार्ट्स हैं. हम अगर 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए, इजी वे के लिए. इक्वल डिवीजन या फिर अनइक्वल डिवीजन. इक्वल डिवीजन में हमारे पास एग्जांपल है अमीबा. अनइक्वल डिवीजन में हमारे पास एग्जांपल है यीस्ट. इक्वल डिवीजन में हमारे पास अमीबा की सेल है. दिस अमीबा सेल, द न्यूक्लियस विल डिवाइड, दिस सेल्स विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल्स हैविंग इक्वल सेलुलर मास, ठीक है. हमारे पास फिर अनइक्वल डिवीजन में आता है हमारे पास यीस्ट का केस. यीस्ट में दिस यीस्ट सेल लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. दिस इज द वैक्यूल, दिस इज द न्यूक्लियस. अ स्मॉल बड लाइक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ यीस्ट. फिर हमारा जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. इसका जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है. डिवाइड होगा, ये बड थोड़ा सा ग्रो होगा. फिर जो मेम्ब्रेन है डिटैच हो जाएगा. दिस बड विल डिटैच इटसेल्फ एंड फिर आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट सेल इट विल ग्रो एंड मैच्योर इनटू अ पेरेंट सेल ऑफ यीस्ट. अब ये जो डॉटर सेल बनी है ये फर्दर क्या करेगा, ये फिर से बड बनाएगा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन. तो क्या होगा, हमारी यीस्ट की जो रिप्रोडक्शन है वो इस तरीके से होता रहेगा. हमारा फर्स्ट प्रोसेस था हमारा बाइनरी फिजन के केस में. अब अमीबा जो है हमारे पास, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे पास जो अमीबा है, अमीबा क्या करता है, अमीबा देता है इक्वल डिवीजन. इक्वल डिवीजन होता है अमीबा में इन केस ऑफ बाइनरी फिजन. इन केस ऑफ बाइनरी फिजन. लेकिन अभी हम 2 स्पेशल टर्म्स पढ़ने वाले हैं, एनसाइटेशन और स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन क्या हमारा सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. हमारा फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था बाइनरी फिजन और हमारा सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोरुलेशन, जो कि आज हम हमारी क्लास में कवर करने वाले हैं. तो स्पोरुलेशन को समझने से पहले हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी जो कि अमीबा के केस में होगी, और वो क्या है, वो टर्म है हमारी एनसाइटेशन. हमें एनसाइटेशन को समझना होगा. तो अमीबा अगर है, अमीबा में नेचुरल कंडीशंस में कैसे किया, नेचुरल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं. अमीबा ने क्या किया, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन कर लिया.
अब अगर आप मानिए कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, हमारे पास क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस है। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि कोई स्ट्रेस कंडीशन हो गया, कोई हैवी मेटल स्ट्रेस हो गया, कोई पीएच स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस हैं या फिर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस अगर अमीबा के पास आती है तो अमीबा क्या करेगा। अब आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से आप बीमार हो जाते हैं, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई आपके पास। तो अगर आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन, अगर आप बीमार हैं, तो आप बीमार होते हुए क्या पढ़ाई कर पाओगे, क्या आप खेल पाओगे, क्या आप कुछ और काम कर पाओगे, नहीं। अनफेवरेबल कंडीशन में इंसान क्या सोचेगा कि हमें बस रेस्ट चाहिए, हमें हमारी बॉडी को रिकवर करना है। मतलब कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आता, हम बस अपनी बॉडी को ठीक करने में लग जाते हैं। ऐसे ही जब अनफेवरेबल कंडीशंस किसी और ऑर्गेनिज्म के पास आती हैं तो वो रिप्रोडक्शन तो भूल जाता है, छोड़ो रिप्रोडक्शन नहीं करना, हमें क्या करना, हमें बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि हम अपने आप को कैसे बचा पाए। तो सेम हमारा अमीबा करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। हाउ इट प्रोटेक्ट्स, अमीबा का क्या होता है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा ये, 3 लेयर्ड सेल्स, 3 लेयर्ड, 3 लेयर अपने चारों तरफ ये बना लेगा। कैसे बनाएगा अपने चारों तरफ, ये इसने बनाई अपनी फर्स्ट लेयर, ये इसने बनाई अपनी सेकंड लेयर, ये इसने बनाई अपनी थर्ड लेयर, ठीक है। ऐसे करके अमीबा क्या करेगा, 3 लेयर्स बना लेगा। इन 3 लेयर्स के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिस्ट। यानी कि अमीबा अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है, 3 लेयर्स को रिलीज करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसाइटेशन। एनसाइटेशन, एनसाइटेशन is a process which occurs during the unfavorable conditions in the organisms like amoeba, where amoeba releases around itself 3 layered cells which are known as a cyst, and this process is known as एनसाइटेशन। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनसाइटेशन का। जब हमारे पास 3 लेयर्ड सेल्स बन गई हैं, अमीबा हो गया है प्रोटेक्ट। अब अमीबा रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं सोच रहा, देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एनसाइटेशन। कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी नई सेल्स या फिर नई डॉटर सेल्स जो है हमारे पास नहीं बनेगी। किस केस में, एनसाइटेशन के केस में। फिर हमारे पास एक प्रोसेस आता है जो कि इसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब देखिए कि अब आप बीमार हो गए थे, अब आप बीमार रहोगे तो नहीं, 1 हफ्ते बीमार हो गए, 1 महीना हो गए, 1 महीने बाद तो आप ठीक हो जाओगे, है ना। ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन जो आ रखी थी जब एनसाइटेशन हुआ था, वो हमेशा परमानेंटली तो नहीं रहेगा। अनफेवरेबल कंडीशंस कभी ना कभी तो जाएंगी, आप ठीक तो होगे 1 महीने बाद। तो हमारी फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं। सपोज वी हैव आर फेवरेबल कंडीशंस। अब अनफेवरेबल कंडीशन चली गई है और हमारे पास क्या थी, फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं। अब हम एकदम ठीक हो गए हैं, और ठीक हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस आई तो ये जो सिस्ट है अब इसको टूटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें अमीबा को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है। जिसकी अगर आप बीमार थे 1 हफ्ते के लिए तो आपको फटाफट जल्दी से क्या होगा, आपको यार मेरा 1 हफ्ते का सारा सिलेबस छूट गया, मैंने 1 हफ्ते में कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो मेरे को जल्दी जल्दी से सब कुछ कवर करना है। आपको क्या होता है कि मेरे को जो 1 हफ्ते में छूटा है जब आप बीमार थे, जो आपका मिस आउट हो गया, वो आपको अगले 5 दिनों में 5 दिनों का काम तो करना ही है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते का जो काम आपका छूट गया है ना, आपको वो भी कंप्लीट करना ही होगा। तो आपको क्या होगा, स्पीड आएगी आपकी बॉडी में, क्या मेरे को फास्ट करना है सब कुछ, मुझे सब कवर करना है जब मैं बीमार था। ऐसे ही क्या होता है अमीबा के केस में होगा। इसका ये अगर अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तो ये रिप्रोड्यूस कर रहा होता है नॉर्मली कैसे, बाइनरी फिजन के थ्रू। लेकिन अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, बेचारा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये क्या करेगा, स्पोरुलेशन का प्रोसेस जो है उसका सहारा लेगा। बाइनरी फिजन को यार एक बार तू रुक थोड़ा, मैं स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता हूँ अपना। कैसे करेगा, जब हमारा ये अमीबा है ये क्या करेगा, बहुत सारे स्पोर्स बना लेगा, ठीक है। हमारे पास ये 3 लेयर तो थी, फर्स्ट लेयर,
सेकेंड लेयर एंड दिस थर्ड लेयर। फेवरेबल कंडीशंस आ गई। जो सिंगल न्यूक्लियस था, व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा। तो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, क्या करेगा? मल्टीपल फ्यूजन करेगा। मल्टीपल फ्यूजन करके मल्टीपल स्पोर्स बना लेगा। मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू क्या करेगा? ये स्पोर्स बना लेगा। और अमीबा के स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? अमीबा के एक सिंगल स्पोर को हम बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, अमीबा के स्पोर्स को हम बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। तो क्या किया? फेवरेबल कंडीशंस आ गई। अमीबा की जो न्यूक्लियस था वो दो में डिवाइड होने के बजाय वो मल्टीपल स्पोर्स में डिवाइड हो गया। क्या किया उसने? मल्टीपल फ्यूजन का उसने सहारा लिया और उसने अपने स्पोर्स बनाए। इंडिविजुअल स्पोर को हम बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर। अब क्या होगा? ये जो हमारी जो लेयर थी, जो हमारी 3 की लेयर बनी हुई थी, दैट इज नोन एज सिस्ट। ये सिस्ट क्या करेगी? ये टूट जाएगी। दिस विल बर्स्ट ओपन। हमारा ये भी, द सिस्ट विल ब्रेक ओपन एंड द सेल विल ऑल्सो बर्स्ट ओपन। और जो हमारी ये जो मल्टीपल स्पोर्स थे या फिर हमारे क्या थे? सूडोपोडियोस्पोर्स थे। दे विल बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड देन दे विल ग्रो एंड मैच्योर इनटू अडल्ट अमीबा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। The sporulation process takes place in times of favorable conditions where the amoeba cells undergoes multiple fission to form pseudopodiospores, and later the cyst will burst open and these pseudopodiospores will be released into the environment and they will grow and mature into amoeba। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस आता है स्पोरुलेशन का। एक बार आप ड्रामेटिकली देखिए, ये हमारे पास क्या है? अमीबा की सेल है। ये क्या है हमारे पास? इन्होंने अमीबा के सेल है। एनसाइटेशन हुआ। एनसाइटेशन कब हुआ? हमारे पास क्या थे? हमारे पास थी अनफेवरेबल कंडीशन। हमारे पास थी अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ? हमारे पास एनसाइटेशन हुआ। 3 लेयर जो थी इसके अराउंड वो बन गई। दिस 3 लेयर सेल इज नोन एज सिस्ट। ये हमारे पास सिस्ट की फॉर्मेशन हुई। अब मल्टीपल फ्यूजन कब होता है? अब हमारे पास आ गई है फेवरेबल कंडीशन। अब हमारे पास क्या आ गई है? हमारे पास आ गई है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में अब क्या करेगा कि बहुत हो गया कि मैंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, अब मैं करूंगा रिप्रोड्यूस। तो अब जल्दी से रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसको बहुत सारे सेल्स बनाने पड़ेंगे, तो बनाएगा ये मल्टीपल फ्यूजन। ये हमारे छोटे छोटे जो हैं ये हमारे स्पोर्स, इंडिविजुअल स्पोर्स को, इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि स्पोरुलेशन के केस में हम जो स्पोर्स बनते हैं अमीबा में, उन स्पोर्स को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एनसाइटेशन है वो क्या होगी? बर्स्ट ओपन। ये जो सिस्ट बनी हुई थी, ये जो हमारे पास सिस्ट थी, ये क्या होगी? इट विल बर्स्ट ओपन एंड इट विल रिलीज द सूडोपोडियोस्पोर्स इनटू द एनवायरनमेंट। ये जो हमारे सूडोपोडियोस्पोर्स हैं ये क्या करेंगे? ग्रो। दे विल ग्रो एंड मैच्योर इनटू दिस अडल्ट अमीबा। ये हमारे पास क्या बन के आ गई है? हमारे पास बन के आ गए अडल्ट अमीबा। अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं एनसाइटेशन और स्पोरुलेशन में। एनसाइटेशन एंड स्पोरुलेशन में मेजर डिफरेंस तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस जो है, हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है कि जो एनसाइटेशन है, एनसाइटेशन occurs in case of unfavorable condition, occurs in case of unfavorable conditions. Sporulation occurs in case of favorable conditions, in case of favorable conditions. एनसाइटेशन क्या है? वो प्रिवेंट करता है किसको? रिप्रोडक्शन को। एनसाइटेशन प्रिवेंट्स रिप्रोडक्शन और स्पोरुलेशन से क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। तो स्पोरुलेशन क्या करता है? एनहांसेस रिप्रोडक्शन।
स्पोरुलेशन एनहांसेस रिप्रोडक्शन एंड एनसाइटेशन प्रिवेंट्स रिप्रोडक्शन। एनसाइटेशन में क्या होगा हमारे पास, सिस्ट इज फॉर्म्ड। सिस्ट क्या होती है, सिस्ट इज फॉर्म्ड। इसमें हमारे पास क्या होगा, सिस्ट इज बर्स्टेड, ठीक है। और यहां पे हमारे पास नो सूडोपोडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, नो सूडोपोडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। और हमारा स्पोरुलेशन के केस में क्या होगा, सूडोपोडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। सूडोपोडियोस्पोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होता है हमारे पास सूडोपोडिया। सूडोपोडिया हेल्प करता है हमारे पास मूवमेंट में। जैसे कि ये हमारे पास अमीबा है, कोई फूड पार्टिकल आया, कोई फूड पार्टिकल आया, जो रेड कलर का बनाया है, दिस इज द फूड पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास कोई फूड पार्टिकल आया तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, दिस इज द फूड पार्टिकल एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सूडो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सूडोपोडिया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज सूडोपोडिया। और फिर क्या करेगा ये हमारा, इसका जो फूड पार्टिकल था ये क्या करेगा, अमीबा इसको एनगल्फ कर लेगा, तो सूडोपोडिया जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे। तो ये जो एंडोसाइटोसिस है या फिर किसी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, उसमें हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, सूडोपोडिया। ये जो एनगल्फ किया है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब कि किसी भी मटेरियल को अंदर लेना, सेल के अंदर लेना, एंडो अंदर लेना, और अगर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, अगर उसको बाहर निकालना होगा तो उसको, उसका एंडोसाइटोसिस के अपोजिट को हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, वैसे अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपके फर्दर आपके क्लासेस में आपको काम आएंगी, यूज होंगी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये हमारे मेजर डिफरेंसेस थे एनसाइटेशन और स्पोरुलेशन के केस में। तो आज की हमारी क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लें। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द लाइफ प्रोसेस इन विच स्पीशीज कंटिन्यू करती हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोड्यूस करती हैं टू फॉर्म प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, जनरेट करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। उस लाइफ प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन एक टाइम पीरियड है जो कि बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन क्या है, साइज से रिलेटेड नहीं है। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू इट्स साइज, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट मोड्स, कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे कि हर एक बच्चे के अपने तरीके हैं याद करने के, सीखने के, काम करने के, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, डिफरेंट मोड्स हैं। हमने 2 मोड्स पढ़े, हमने कौन कौन से मोड्स पढ़े, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हमने आज की क्लास स्टार्ट की असेक्सुअल से। असेक्सुअल में हमने कौन कौन से मोड्स पढ़े, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने 2 स्पेशल केस पढ़े, अनइक्वल डिवीजन और इक्वल डिवीजन। बाइनरी फिजन मतलब किसी एक सेल का 2 पार्ट में टूटना, 2 इक्वल डिवीजन होना उसका, फिर उससे रिप्रोड्यूस होना, उसको हम बोलते हैं सेल बाइनरी डिवीजन। लाइक सेल डिवीजन, जिसकी सेल कोई सेल है वो डिवाइड होती है, सेल डिवीजन जैसे होता है हमारा बाइनरी फिजन। उसके बाद हमने पढ़ा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को पढ़ते पढ़ते साथ में हमने पढ़ लिया मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन जैसे कि जब हमारे पास अमीबा एक सेल में, एक सेल थी, 2 मैच्योर सेल्स डिवाइड की, वो था हमारा बाइनरी फिजन। और जब हमारे पास क्या थी, फेवरेबल कंडीशंस आ गई थी, आफ्टर अनफेवरेबल कंडीशंस जब स्पोर्स बने, सूडोपोडियोस्पोर्स जब बने थे, तब जो सेल डिवाइड की थी, सेल किसके थ्रू डिवाइड की थी, सेल डिवाइडेड वाया मल्टीपल फिजन। तो ये हमने आज कवर किया है, और हम आने वाली हमारी अगली क्लासेस में हम कवर करेंगे फ्रेगमेंटेशन, और हम कवर करेंगे हमारा वेजिटेटिव
प्रोपगेशन। ठीक है, तो इतना समझिए, इतना नोट डाउन कीजिए और हमारे साथ आप बने रहिए। आपका CUET 2023 में जो बच्चे बायोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर आप सब्जेक्ट है जिसकी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अगर आप उसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इससे जुड़िए, आप लोग पढ़िए। और जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच।